ओके, चैप्टर नंबर 4 और नोट्स लिखना स्टार्ट करना, क्योंकि अभी तक जो है हम लोग संदीप गर्ग की बुक के अकॉर्डिंग जो पढ़ रहे हैं, इसमें ये चैप्टर 4 में दिया हुआ है। किसी किसी के बुक में ये चैप्टर नंबर 3 करके भी लिखा होगा, बट आप लोग ऐसे ही चैप्टर का नेम डालिएगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, इसमें हमें पढ़ना है कि हम डेटा को ऑर्गेनाइज किस तरीके से करते हैं। ओके, अब देखो क्या होता है कि क्लासिफिकेशन बोलते किसे हैं। अगर हमें डेटा को ऑर्गेनाइज करना है, एक प्रॉपर वे में तरीके से लिखना है, कहीं पे भी अरेंज करके, तो हम क्या करेंगे, हम पहले सबसे पहले डेटा को अपने क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाई करने का क्या मतलब होता है? क्लासिफाई करने का क्या मतलब होता है कि जो भी हमारा कलेक्टेड डेटा है, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है, उसमें नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, वेट अ सेकेंड, क्लासिफाई करने का मतलब है कि जब भी हम, ये एक प्रोसेस होता है, जब भी हम किसी डेटा को, जो भी हमारा न्यूमेरिकली या क्वांटिटेटिव डेटा है, उनको हम अरेंज करते हैं। और कैसे अरेंज करते हैं? उस क्वांटिटेटिव डेटा को हम अरेंज करते हैं किसी भी सीक्वेंस में या ग्रुप में। ठीक है, कोई भी ग्रुप बना देते हैं या किसी ऑर्डर में अरेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बोला है कि मेरे क्लास में ना 30 स्टूडेंट्स हैं, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 30 स्टूडेंट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, हम क्लासिफाई करेंगे कि 30 स्टूडेंट्स में कुछ स्टूडेंट्स जो होंगे वो बॉयज होंगे, कुछ होंगे जो गर्ल्स होंगी। तो उन बॉयज और गर्ल्स के बेसिस पे इनकी ग्रुप बना दी जाएगी, और इसके बेसिस पे हम जो है जितने भी बॉयज रहेंगे उनका एक अलग कॉलम बना के उनको यहाँ सारा मेंशन करेंगे कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, और गर्ल्स जितनी रहेंगी नंबर ऑफ गर्ल्स का एक अलग कॉलम बना के उसमें हम मेंशन करेंगे कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है मान लो 20 है एंड नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? 10 है। तो यानी हमारे जो ये डेटा था, जो हमारा डेटा कलेक्ट हुआ था, डेटा क्या था कि 30 स्टूडेंट्स का डेटा था। इन 30 स्टूडेंट्स के डेटा को हमने किसी ग्रुप के बेसिस पे या किसी सीक्वेंस के बेसिस पे या उनके कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम उन्हें अरेंज करके लिख दिए या उन्हें हम क्लासिफाई कर दिए। कि अगर बॉयज की बात रहेगी, अगर आपको किसी बॉयज का नाम ढूंढना है कि कोई एक बॉय का नाम चाहिए जो कि जो है किसी स्पोर्ट्स टीम के लिए पार्टिसिपेट कर सकता है, तो हम क्या करेंगे, जो ये बॉयज वाला कॉलम रहेगा वहां से एक नाम किसी को उठा सकते हैं, रैंडमली हम किसी नाम को चूज कर सकते हैं। अगर गर्ल्स का कुछ काम रहेगा तो गर्ल्स वाले लिस्ट में देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये जो पूरे 30 बच्चों का डेटा एक साथ इकट्ठे एक जगह पे लिखा हुआ था, उसमें हमें ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम लोग आराम से जल्दी से क्या करेंगे, जो हमारा क्लासिफाइड डेटा रहेगा उसमें से जो भी इंफॉर्मेशन है वो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं और अपना आगे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन बेसिकली क्या होता है, इज अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू सीक्वेंस एंड ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और सेपरेटिंग देम इनटू डिफरेंट बट रिलेटेड पार्ट्स। यानी कि उनको, ये जो बॉयज एंड गर्ल्स को सेपरेट किया गया है, इनको अलग अलग सेपरेट किया गया है, लेकिन ये दोनों सेम पार्ट से बिलोंग करते हैं। यानी कि ये दोनों, ये जो 30 स्टूडेंट की क्लास थी, इस क्लास से ही बिलोंग कर रहे थे। बस इनको जो है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से या तो उनके ग्रुप के हिसाब से सेपरेट करके अलग अलग करके लिख दिया गया है। ठीक है, क्लासिफिकेशन बेसिकली होता क्या है, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डेटा को उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स या उनके ग्रुप के अकॉर्डिंग सेपरेट करते हैं। क्लियर? ये बात समझ में आई क्लासिफिकेशन क्या होता है? यस मैम। ओके, अगर हमें क्लासिफिकेशन का मतलब समझ में आ गया है, तो क्लासिफिकेशन क्या होता है ये पता चल गया, पर क्लासिफिकेशन होता क्यों है, क्यों हम करते हैं क्लासिफाई, है ना? कोई भी जो ये हमारा डेटा है या जो हमारा न्यूमेरिक डेटा होगा या क्वालिटेटिव होगा या क्वांटिटेटिव डेटा होगा, जैसा भी डेटा होगा, जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने पीछे वाले चैप्टर में कलेक्शन ऑफ डेटा में जितने भी डेटा को हमने कलेक्ट किया, अब उन्हें क्लासिफाई करे तो करे क्यों, इसके कुछ रीजंस होते हैं। और क्लासिफिकेशन के रीजन समझने के लिए हम जानेंगे कि क्लासिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है। ठीक है, अगर हमें उसके रीजंस जानने हैं कि क्यों करते हैं, तो हमें उसका मेन पर्पस जानना पड़ेगा। मतलब मेरा मोटिव है कि क्लासिफिकेशन करने की ऑब्जेक्ट, क्यों हम इसे करते हैं, हमारा पर्पस क्या है या हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है।
ओके, सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे कि टू सिंप्लीफाई एंड कंडेंस द मास ऑफ डेटा। ओके, अब ये बोल रहा है कि जब भी आपको अपने जो कलेक्टेड डेटा है उनको एक सिंप्लीफाई तरीके से, है ना, या एक एक जगह पे ब्रीफली करके एक्सप्लेन करना है या समझाना है या लिख के दिखाना है, तो हम करते हैं क्या, क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हमारे यहाँ एग्जाम्पल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे क्लास में, 30 स्टूडेंट्स थे। अब इन 30 स्टूडेंट्स का किस तरीके से डेटा कलेक्ट हुआ होता कि मान लो अगर हम उनके वेट के हिसाब से करते, तो एक बच्चे का 30 kg, 35 kg, 32 kg, और इस तरीके से कॉमा दे दे के अलग अलग, जैसे 33 kg, हाँ, 40 kg, 42 kg, इस तरीके से अलग अलग डेटा जो है यहाँ पे लिखी होती, बहुत सारी डेटा लिखी होती, ऐसा होता। और इसमें से हमें ये नहीं समझ में आता कि कौन सा किस बच्चे का है, या तो हमें ये भी नहीं समझ में आता कि कितने बच्चे जो है वो 30 केजी से के वेट के हैं, कितने बच्चे जो है वो 30 के अबव वेट के हैं, कितने जो है 30 के बिलो वेट के हैं। तो ये बहुत सारा, अगर ऐसे इसी तरीके से पूरे 30 स्टूडेंट्स के लिए हम उनका वेट कलेक्ट करके लिख दिए थे कॉमा लगा लगा के, तो ये क्या होता, ये डेटा हमें कंफ्यूज करता, हमें समझ में नहीं आता कि आखिर ये एक्चुअली इन्फॉर्मेशन दे क्या रहा है, किस चीज के बारे में बता रहा है। तो हम इसीलिए क्या करते हैं, हम डेटा को सिंप्लीफाई करने के लिए और उसको जो मास डेटा यानी कलेक्टेड ढेर सारा जो इन्फॉर्मेशन है हमारा, उसको एक जगह पे सिंपल मैनर में रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं। ओके, अगर हमें इन वेट्स को क्लासिफाई करना है तो हम इस तरीके भी से कर सकते थे कि बॉयज एंड गर्ल्स का ग्रुप बना दिया, बॉयज के सारे वेट्स इधर लिख दिए, गर्ल्स के वेट्स इधर लिख दिए। या हम दूसरा तरीका ऐसे कर सकते हैं कि 30 से लेके 35 तक के वेट्स सारे कितने बच्चे हैं वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ लिख सकते हैं। फिर 35 से लेके 40 तक के वेट के कितने स्टूडेंट्स हैं उनका हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ लिख सकते हैं। तो डेटा को क्लासिफाई कर सकते हैं हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में, सो दैट डेटा हमारा क्या बन जाए, सिंपल बन जाए एंड इजी टू अंडरस्टैंडेबल बन जाए। मतलब कि जो कॉम्प्लेक्स डेटा है उस कॉम्प्लेक्स डेटा को हम किस में चेंज कर दें, सिंपल डेटा में चेंज कर दें। ये बात समझ में आई सबको? Yes, ma'am. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ? ओके, सेकेंड ऑब्जेक्टिव है डेटा का, बोल रहा है कि टू एक्सप्लेन सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी ऑफ डेटा। अब बोल रहा है कि डेटा के जो सिमिलैरिटीज हैं, है ना, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन में भी कि जब भी हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं ना, तो उनका जो भी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, यानी कि उन दोनों में जितनी भी सिमिलैरिटी होती है वो सब एक ग्रुप में जाती है, जितने भी उसके डिफर करते हैं वो उसके लिए एक दूसरा ग्रुप बना के लिखते हैं। ऐसा करते हैं ना कि कॉलम बनाते हैं, और जितने बॉयज थे उनको एक साथ लिखा गया, जितने गर्ल्स थे उनको एक साथ लिखा गया, या जितने 30 वेट से कम के बच्चे थे उनको अलग लिखा गया। तो जब भी हमें सिमिलैरिटीज या डिससिमिलैरिटीज में डिवाइड करना होता है डेटा को, तो क्लासिफिकेशन एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस होता है कि इस डेटा को जो है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस में डिवाइड कर सके, सेपरेट कर सके, बोल सकते हैं उसे। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है कि टू फैसिलिटेट कंपैरिजन। ओके, जब तक हम अपने जो मास डेटा कलेक्ट हुआ है, या ना बहुत सारा इंफॉर्मेशन जो एक साथ पूरा हमारा कलेक्ट होकर लिखा हुआ था, जैसे इस तरीके से ये नंबर्स बहुत सारे लिखे हुए थे, तो जब तक हम उनको क्लासिफाई नहीं करेंगे, उनको किसी वे में अरेंज करके ऑर्गेनाइज करके लिखेंगे नहीं, है ना, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस में, तब तक कंपैरिजन तो पॉसिबल ही नहीं है। तो किसी भी डेटा का अगर हमें कंपैरिजन करना होता है, तो कंपैरिजन करने के लिए हमेशा हमें क्या करना पड़ता है, डेटा को क्लासिफाई करना पड़ता है, जिससे कि एक मीनिंगफुल कंपैरिजन निकल सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम किसी कंपनी का जो है सेल्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर कंपनी में पूरे ईयर में कितने, मतलब मान लेते हैं हम लोग पूरे ईयर का छोड़ो, 5 ईयर्स को सेल्स रिकॉर्ड करते हैं कि टोटल कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट को उसने सेल किए हैं। तो अगर हम 2010, 2011, 2012 इस तरीके से हम क्या करेंगे, कॉलम बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, और इसके बेसिस पे हम बताएंगे कि 2012 में जो है वो
50 लाख यूनिट्स उसने सेल की थी। फिर 2011 में ये बढ़ के हो गई थी 57 लाख यूनिट सेल की थी। फिर 2012 में जो है वापस से 55 लाख हो गई। तो हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं कि ईयर टू ईयर कितना चेंजेस आया इस कंपनी के सेल्स यूनिट में, है ना। 10 से 11 में इंक्रीज हुआ था सेल, पहले 50 लाख हो रहा था, फिर 57 लाख हुआ। तो हम बोल सकते हैं कि कंपनी का सेल्स जो है वो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। उसके बाद 2012 में क्या हुआ कि फिर 55 लाख हुआ। यानी कि 11 से 12 के ईयर के कंपैरिजन अगर करेंगे तो जो कंपनी के ओनर्स हैं वो ये देख सकते हैं कि हमारा जो है सेल्स पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल घट गया है, कम हो गया है। तो वो कुछ नेसेसरी स्टेप्स लेंगे उसको ठीक करने के लिए, है ना। तो जब भी हमें डेटा को कंपेयर करना होता है या किसी भी इंफॉर्मेशन को कंपैरिजन करना होता है तो उसके लिए ये बहुत जरूरी होता है। क्या जरूरी होता है? हाँ, उसके लिए क्या जरूरी होता है? क्लासिफाई करना डेटा को। क्लासिफाई बिल्कुल, डेटा को क्लासिफाई करना, है ना, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे उनको ग्रुप बना के। अब उसी तरीके से फोर्थ पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि टू स्टडी द रिलेशनशिप। टू स्टडी द रिलेशनशिप का मतलब है क्या कि जब भी हमें कि ये कोई भी पर्टिकुलर जो इंफॉर्मेशन है वो आपस के अपने एक दूसरे से रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या ना, मतलब कि इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन का दूसरे वाले इंफॉर्मेशन से क्या कैसा रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप का मतलब है कि क्या ये पर्टिकुलर डेटा दूसरे वाले डेटा को इफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। अगर जैसे कंपनी में किसी कंपनी में जितना प्रोडक्शन हुआ रहेगा वही तो उसके सेल्स को भी शो करेगा, सेल्स के रिजल्ट को भी शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी में जो है प्रोडक्शन ही हम जैसे यहाँ बोल रहे हैं ना कि 2012 में क्या हुआ था, सिर्फ 55 यूनिट्स का जो है गुड सेल हुआ था इस कंपनी में। और हमने देखा कि अगर प्रोडक्शन की बात करते हैं तो 2010 में प्रोडक्शन उनका काफी अच्छा चल रहा था और 11 में प्रोडक्शन की क्वांटिटी भी इंक्रीज होकर बहुत अच्छी हो गई थी। मतलब अब 60 लाख पर ईयर जो है गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा था। लेकिन 2012 में किसी रीजन की वजह से या कुछ हो सकता हो वर्कर स्ट्राइक पे चले गए हों या कोई भी रीजन हो सकता है, उन रीजन की वजह से क्या हो गया था, इनके प्रोडक्शन जो है वो घट गया था, है ना। इनके प्रोडक्शन हो ही नहीं पाए थे, सिर्फ जो है 57 लाख तक के प्रोडक्शन हुए थे और उसमें से इन्होंने 55 लाख का जो है यूनिट्स को सेल किया था, मार्केट में किया था। तो अगर हम क्लासिफाई नहीं करेंगे, हम अपने ग्रुप को अपने जो भी इंफॉर्मेशन है उसको अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, तब हम उसका उनके बीच का रिलेशनशिप भी नहीं जान सकते हैं कि ये पर्टिकुलर जो डेटा है सेल्स का डेटा वो प्रोडक्शन के डेटा से किस तरीके से रिलेट कर रहा है, नहीं कर रहा है। यहाँ पे सेल्स में इसीलिए फर्क आया क्योंकि प्रोडक्शन में भी फर्क आया था। अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी भी अच्छी होती, प्रोडक्शन भी ज्यादा इंक्रीज हो रहा होता तो सेल्स भी हो सकता है इतना इफेक्ट ना कर रहा होता। और इनके बारे में हमें पता कैसे चला, जब हमने प्रोडक्शन के बेसिस पे भी क्लासिफाई किया अपने यूनिट्स को, जितने भी हमारे गुड्स के कंजप्शन हो प्रोडक्शन हो रहे थे कंपनी के अंदर। और फिर हम देख रहे थे कि इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, क्या क्या इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की वजह से इस इंफॉर्मेशन में कोई फर्क आ रहा था, क्या इसको ये इफेक्ट कर रहा था कि नहीं कर रहा था। तो ये सारी चीजें हमें अपने आप से मास डेटा या ग्रुप ऑफ डेटा कलेक्ट देखने से नहीं पता चलेंगी जब तक हम इनको क्या नहीं करेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे क्लासिफाई नहीं करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है फिफ्थ वाला पॉइंट कि टू प्रिपेयर द डेटा फॉर टैबुलेशन। अच्छा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लासिफिकेशन का, कि कभी भी हम लोग जो क्लासिफाई करते हैं डेटा को, तो मेन हमारा ये पर्पस होता है ना कि हम उस डेटा को प्रिपेयर करें, इसलिए क्लासिफाई करें सो डैट हम उसका एक टैबुलर प्रेजेंटेशन कर पाए। अब ये टैबुलर प्रेजेंटेशन का क्या मतलब है, अब ये देखोगे ना अपने बुक में आगे वाले आने वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं, तो ये एक पूरा चैप्टर हमें पढ़ना है टैबुलर प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो यहाँ तक हम तभी पहुंच पाएंगे जब तक हम अपने डेटा को क्लासिफाई नहीं करेंगे। हम अपने डेटा को क्लासिफाई करके एक बेसिस बना के उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स उनके ग्रुप के हिसाब से सेपरेट करेंगे। जब हमारा डेटा क्लासिफाई हो जाएगा उसके बाद ही हम उसका टैबुलर प्रेजेंटेशन कर पाएंगे। तो कैसे पढ़ना है टैबुलर प्रेजेंटेशन वो हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये बात याद रखो कि
क्लासिफाइड डेटा कैन बी प्रेजेंटेड इन टैबुलर फॉर्म, और तभी जब हम उसको क्लासिफाई करेंगे तभी वो टैबुलर फॉर्म में प्रेजेंट हो पाएगा, ठीक है, सो दैट उसके ऊपर हम और फर्दर स्टैटिस्टिकल प्रोसेस लगा सके, है ना। और हम लोगों ने अपने फर्स्ट चैप्टर नंबर स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर नंबर 2 में ये पढ़ा भी था हम लोगों ने कि स्टैटिस्टिकल टूल्स होते कौन कौन से हैं। क्या आप में से किसी को याद है कि स्टैटिस्टिकल टूल कौन कौन से होते हैं? ओके, देन उसके बाद हमारा आता है लास्ट वाला पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स में कि टू प्रेजेंट अ मेंटल पिक्चर। टू प्रेजेंट अ मेंटल पिक्चर का मतलब है कि इस जब ये प्रोसेस होता है क्लासिफिकेशन का, तो ये हमारे दिमाग में जो भी एक समराइज वे में, एक समरी के फॉर्म में एक इमेज प्रेजेंट कर देती है ना, कि ये ऐसा था, ये इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन का, तभी सेल्स का ऐसा रिकॉर्ड आया है। तो जब तक हम कभी डेटा को हमेशा अगर हम इस फॉर्म में लिखते रहेंगे, जैसे अगर ये ऐसे एक साल ग्रुप बना के, तब तक हमें उसके बारे में कुछ भी क्लियरिटी नहीं होगी, एक इमेज नहीं बन पाएगी। लेकिन अगर हमें थोड़ा इजी तरीके से समझना है तो हमें क्लासिफाई करना क्या होता है, जरूरी होता है। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा है। फिर हम लोग अपने कल नेक्स्ट वाले क्लास में पढ़ेंगे कि रिक्विजिट्स ऑफ गुड क्लासिफिकेशन। इसका मतलब है कि एक अच्छा क्लासिफिकेशन की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। रिक्विजिट मतलब, रिक्विजिट का मतलब रिक्वायरमेंट्स भी होता है। तो हमें ये पढ़ना है कि एक अच्छे क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है, यानी कि हम कब बोलेंगे कि हमारा जो डेटा है वो एक अच्छा डेटा है, यानी कि हमारा जो क्लासिफिकेशन हुआ है डेटा का वो अच्छे तरीके से हुआ है। ओके,